सो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से हमें इसको रिवाइज करना है, तो आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विकली। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए और इसके 100% मार्क अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इजी चैप्टर फॉर स्कोरिंग योर मार्क्स। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, सो हियर द चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। हेरिडिटी वाला चैप्टर हमें बहुत जल्दी फटाफट फिनिश करना है, रिवाइजिंग फटाफट क्विक करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, क्योंकि हम इस चैप्टर को पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी बहुत कुछ कवर अप कर चुके हैं और ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी है। तो आप, आई थिंक, ये मेरे ओपिनियन में मुझे आसान लगता है। तो आप इस चैप्टर को अगर ठीक तरीके से रिवाइज करेंगे तो इसमें से पूछे गए सभी क्वेश्चंस को आप 100% अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और स्कोरिंग भी के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशंस ऑफ दिस chapter and the specific things which we are going to learn from this chapter will be definitely come in your examination and help you. All right, so heredity, सबसे पहले तो भाई हेरिडिटी होती क्या है? हेरिडिटी बेटा वही होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, राइट? सो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आई है, आपके पेरेंट्स के अंदर उनके पेरेंट्स से आई है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक को आप बोलते हो हेरिडिटी। इसका हमसे क्या मतलब है? इट इज ड्यू टू द हेरिडिटी। पपीज आर सिमिलर टू द डॉग्स, इन्फेंट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन। दैट मीन्स आपकी मम्मी के जैसा आपका रूप होता है, आपके पेरेंट्स के जैसा आपका बिहेवियर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आपके पेरेंट्स के थ्रू होती हैं। सो हेरिडिटी का यही रोल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज जो है सिमिलरिटीज इनके अंदर मेंटेन बनी रहती है। इट मेंटेन द सिमिलरिटीज विद इन द स्पीशीज, राइट? जैसे कि डॉग किसी भी वेराइटी का क्यों ना हो, आप उसको डॉग ही बोलोगे, राइट? ह्यूमन बीइंग चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को क्यों ना बिलोंग करते होंगे, दे विल बी टुगेदर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। उसमें मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे। दैट मीन्स सिमिलरिटीज विल बी मेंटेन इन द स्पीशीज। इट एक्सप्लेन द फैमिली रिजेंबलेंस। जैसे कि आपके चेहरे का लुक, आपकी बनावट, आपके शरीर, आपकी आंखों की बनावट, ये सारी चीजें डिफाइन करती है कि आप किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पापा मम्मी या आपके दादा दादी का चेहरे की बनावट, नाक नक्शे वगैरह, वो सब उनसे रिजेंबल करते हैं। तो हेरिडिटी की वजह से हमें काफ़ी रिजेंबलेंस देखने को, समझने को मिलती है। हेरिडिटी अंडरस्टैंड द जेनेटिक डिसीजेज ऑल्सो। जैसे कि आपके घर में आपके पापा को या फिर आपकी मम्मी पापा के पापा को या उनके भी पापा को अगर किसी तरीके की जेनेटिक डिसीज रही होगी, तो देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि वो प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि डायबिटीज़ नाम की जो बीमारी है, अगर आपके फादर को है या आपकी मदर को है तो आपको होने के चांसेस हैं। अगर उनको नहीं है मगर आपके दादाजी को कभी किसी ज़माने में रही हो तो आपको होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स जेनेटिक डिसीज के बारे में अगर आपको पता करना है तो हेरिडिटीज के बारे में हेल्प करती है। फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स वी अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। नाउ व्हाई डू द ऑफस्प्रिंग्स लुक सिमिलर? क्यों जो बच्चे हैं, जैसे कि आप एक घर में दो बच्चे या तीन बच्चे, वो सभी भाई बहनों का चेहरा एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऑफस्प्रिंग्स लुक सिमिलर बिकॉज दे रिसीव जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, राइट? इसीलिए उनका दोनों का बिहेवियर भी सिमिलर या दोनों के नाक नक्शे भी सिमिलर ही दिखाई देते हैं, राइट? आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर ये दो बहनें बनाई हुई हैं, लगी हुई हैं, इनका चेहरा देखने में सिमिलर सिमिलर लगता है। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर लगता है बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली इक्वल टू ईच अदर। जैसे मैं और मेरी सिस्टर का चेहरा देख के आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हम दोनों बहनें हैं, बट मेरा चेहरे का लुक जो है वो डिफरेंट है उससे। हम दोनों रिजेंबल करते हैं थोड़े थोड़े, बट एक एब्सोल्युटली सेम नहीं है। दे आर नॉट, वी आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। नाउ वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब हिंदी में आप बोलते हो उसको विविधता, राइट? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है मेरे चेहरे में। नाक मुंह आँख काने गाल, मेरा चेहरा, मेरा कलर, ये थोड़ा थोड़ा मेरी बहन से मिलता है मगर पूरी तरीके से नहीं मिलता। तो वाई इट इज हैपन? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, दैट इज द मेन रीजन। मेरे अंदर जब मिक्सिंग हुई है तब अलग तरीके से हुई है, दीदी के अंदर जब हुई है तब अलग तरीके से हुई है। सेम तरीके से आपके भाई बहनों के साथ भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। स्मॉल चेंजेस ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग, डीएनए तो हमें ऑलरेडी सीख के आए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, उसको अगर कॉपी करते वक्त तो थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, तो इसकी वजह से भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये वेरिएशन देखने को मिलता है मगर वेरिएशन होता क्या है? दैट रिजल्ट फ्रॉम पैसेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेड वेरिएशन। एग्जाम्पल,
एनिमल, जैसे कि आईज कलर, हेयर कलर, लॉब्ड और लॉबलेस ईयर, यू कैन सी इन द पिक्चर। सबकी अलग अलग हल्का हल्का से वेरिएशन देखने को मिल रहा है। किसी के चेहरे में किसी की नाक बड़ी है, किसी की नाक छोटी है, किसी के कान जुड़े हुए हैं, किसी के कान नहीं जुड़े हुए हैं। दिस पिक्चर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू मस्ट हैव ऑलरेडी रिमेंबर दैट। तो ये वेरिएशन जो होते हैं मतलब वो हर इंसान में थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट ओवरऑल आप उसको ह्यूमन बीइंग, ओवरऑल आप उनको बोलोगे मेल, ओवरऑल और उनको बोलोगे एक ही फैमिली के दो बच्चे, बट उन दोनों को आप अलग अलग पहचान सकते हो, जिसको आप बोलते हो वेरिएशन। आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडेबल टू यू। आगे बढ़ती हूँ मैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के टाइम में कौन कौन से वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू द पेरेंट्स बिकॉज देयर इनहेरिट डीएनए। पेरेंट्स के अंदर का डीएनए बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है, ये हमें सभी को पता है। हाउएवर दे शो स्मॉल डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। थोड़ा बहुत जो बदलाव बच्चों के अंदर देखने को मिलता है उसी को आप बोलते हो वेरिएशन। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर थोड़ा बहुत बदलाव नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप में और आपके भाई बहन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। नो वन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू विच वन इज यू। नाउ वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक। योर फेस लुक, your sisters or your siblings face look will be different. It increases the survival chances also. It helps in the populations adapted to environmental changes as well as it is essential for the long term survival of the species. अगर वेरिएशन नहीं होगा तो लंबे टाइम तक जो एक स्पीशीज जिंदा है धरती पर, पृथ्वी पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट नहीं रह पाएगी। उसको वेरिएशन की आवश्यकता होती है। थोड़े थोड़े से बदलाव होना ज़रूरी है। हर जनरेशन में थोड़े से बदलाव होने की वजह से जो स्पीशीज़ है वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहती है। जैसे ही बदलाव होना ख़त्म हो जाते हैं उस स्पीशीज़ का लंबे टाइम तक धरती पर बने रहना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आता है। नाउ इन बेस्ड ऑन ऑल दिस कितने तरीके के हमें रिप्रोडक्शन और वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यू मस्ट हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड विथ मी इन द previous chapter and the previous video. Do you remember? Okay, so let me remind you again. We have already revised asexual reproduction and sexual reproduction in the previous chapter. तो asexual reproduction हमें कहाँ देखने को कैसे देखने को मिला था? वो सारे reproduction system जिसमें केवल एक parent involved था, उसको आपने नाम दिया था asexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं, उसको आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स जैसे कि जो बच्चे हुए या फिर जो प्रोडक्ट्स बने वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनते थे, सभी आइडेंटिकल होते थे एक दूसरे के। आप एक दूसरे उन ऑफस्प्रिंग्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी ऑफस्प्रिंग, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। दे ऑल हैव देयर ओन आइडेंटिटी, right? Now minor variation occur due to the small errors in the DNA copying in asexual reproduction, and in the sexual reproduction produces greater variation. That means whenever sexual reproduction happening you will see many kind of different variation in different offsprings as well as in different siblings also, right? किसी का गाने की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, किसी को वही एक ही घर के दो बच्चे हैं, दोनों का रूप अलग है, दोनों का रंग अलग है, दोनों की आवाज़ें अलग हैं, दोनों का बिहेवियर भी समटाइम अलग है, बट देन ऑल्सो आप उनके चेहरे को देखकर समझ जाते हो ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मतलब सिमिलरिटीज भी हैं एंड वेरिएशंस भी हैं, जिसको आप वेरिएशन के नाम से जानते हैं। नाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स वर्सेस एक्वायर्ड ट्रेट्स, इसके बारे में भी हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इनहेरिट ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। ये लास्ट रिवीजन है तो इसको फटाफट फिनिश करके आपको जस्ट रिमाइंडर करने का काम मैं करने वाली हूँ। इनहेरिट ट्रेट्स मतलब द ट्रेट्स विच पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जीन्स, दैट मीन्स डीएनए के थ्रू आपके पेरेंट्स के डीएनए ट्रांसफर होकर आपके अंदर आ रहे हैं, तो आप इस चीज को बोलोगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ से ही आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, एज वेल एज ये आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं, आपके अंदर से आपके आगे वाले जनरेशन में भी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारे दादाजी से पापा को, पापा से हमारे अंदर और हमारे से हमारे आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर होने वाले ट्रेट्स को आप क्या बोलते हो? इनहेरिटेड ट्रेट्स। हमारी आंखों का कलर, हमारे बालों का स्ट्रक्चर, हमारे ब्लड का ग्रुप और हमारी हाइट, ये सारी चीजें इनहेरिटेड ट्रेट्स का ही एग्जाम्पल है। ऑलराइट, नाउ एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट्स ये डेवलप होते हैं जैसे कि धीरे धीरे करके पूरी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप होते रहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द एनवायरमेंट, हैबिट्स और एक्सपीरियंस, राइट? ऑलराइट, नॉट पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल स्कार्स, मसल्स, बिल्ड, लैंग्वेज स्पोकन, हैंड राइटिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा। दैट मीन्स अगर आपके पापा की हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी हैंड राइटिंग बहुत ज़रूर अच्छी हो। दैट मीन्स अगर आपके जो फादर इन लॉ थे, अब सपोज इमेजिन करो अगर वो अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे तो डेफिनेटली तगड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे और उनकी मसल्स होंगी और वो एक गुड पर्सनैलिटी वाले इंसान होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें हो। एम आई अंडरस्टैंडेबल? सपोज अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी भाई की हैंड राइटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल हो और आपकी आगे आने वाली जनरेशन में भी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल हो। सच काइंड ऑफ थिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंटली फॉलोइंग फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन or previous generation. That means we are talking about acquired traits. So acquired traits and inherited traits मतलब inherited मतलब जो कि आपके वंशजों से चली आ रही है, आपकी जनरेशन से चली आ रही है, आपके अंदर कंटिन्यू हो रही है और आपसे आगे आने वाली जनरेशन में भी कंटिन्यू होने वाली सारी क्वालिटीज़ को आप इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हो। वाइल वो सारी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है या आपके पेरेंट्स के अंदर थी, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो। तो जिस जनरेशन में है वो उसी जनरेशन के पर्सनल इंडिविजुअल क्वालिटीज को बिलोंग करेंगी। सच काइंड ऑफ ट्रेट्स विल बी नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडेबल टू यू। आई एम मूविंग अहेड नाउ। इसमें एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है जो मैं लिटिल बिट भूल गई थी, अच्छा हुआ स्लाइड में आया। ओनली जेनेटिक ट्रेट्स इनहेरिटेड ट्रेट्स आर पास्ड टू ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। कौन से इनहेरिटेड ट्रेट्स ही यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड ट्रेट्स ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे या कंट्रोल होंगे। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में केवल जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स में डीएनए या रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में किसी तरह का फॉर्मेशन नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो पासिंग प्रोसेस है वो केवल एक ही जनरेशन तक स्टॉप्ड रहता है, या जनरेशन तक नहीं, एक ही इंडिविजुअल पर्सन तक स्टॉप्ड रहता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स में इनहेरिटेड्स में ये बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देख लो फटाफट से। अब इन सब चीज़ों को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जीन्स की डेफिनेशन, क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन, डीएनए की डेफिनेशन, या जीन्स को क्या बोला जाता है, व्हाट आर द जीन्स, व्हाट आर द क्रोमोसोम्स, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीएनए। तो हमें इसको फटाफट से रिवाइज करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप इसको जानते होंगे। डीएनए मतलब क्या होता है, पहले वाले चैप्टर में हमने भी पढ़ा था। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को अपन शॉर्ट फॉर्म में डीएनए बोलते हैं। ये होता क्या है भाई, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके होने से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट मीन्स हमारी जनरेशन से हमारे अंदर आता जा रहा है। दादाजी परदादाजी से दादाजी, दादाजी से पापा, पापा से हमसे हमारे आगे आने वाली जनरेशन, राइट। तो ये जो चीज़ें ट्रांसफरेबल होती हैं ये किसकी वजह से होती हैं, आपके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए बैठा हुआ है उसकी वजह से होती हैं। इट कैरीज इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑल द ट्रेड्स। इट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान ये डीएनए आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ जाता है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई, क्रोमोसोम्स तो थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब पतले पतले धागे के जैसे इनके स्ट्रक्चर को आपने पिक्चराइज किया होगा। क्रोमोसोम्स पतले धागे की तरह देखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं जो कि धागे की जैसी संरचनाएं बनी हुई देखी होंगी आपने पिक्चर में, उनको आप बोलते हो क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली इसी डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किन चीज़ से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, और इन्हीं के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी एक सेल के अंदर। हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और किसी भी एक सेल के अंदर एटलीस्ट 23 जीन्स प्रेजेंट होती है। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अ जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर ट्रेट। दैट मीन्स हाइट हुआ, आई कलर हुआ, इनको आप जीन बोलते हो, राइट। उसके बाद एलील्स क्या होते हैं, एलील्स आर डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम जीन। दैट मीन्स जीन फॉर द हाइट, टॉल कैपिटल टी, डॉर्फ स्मॉल टी, इनको आप क्या बोलोगे, एलील्स बोलोगे। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं, इनको भी हमने काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है चैप्टर में। डिप्लॉइड सेल्स मतलब कि 2 टाइम्स, राइट। सेल्स हैविंग द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज डिप्लॉइड सेल्स। दे आर फाउंड इन द बॉडी सेल्स एंड इन ह्यूमन 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। हैप्लॉइड सेल्स दैट मीन्स सिंगल एंड, नंबर 1, एक ही तरीके की सेल्स। सेल्स हैविंग ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दे आर फाउंड इन द गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड ह्यूमंस देयर आर 23 क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड। हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड नाम से समझ में आ गया। देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड सेल्स मतलब there is only 1 sets of chromosomes,
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स को फिर से अगर आपको कोई बताने के लिए बताएगा तो आप देखिए इस तरीके की पिक्चर्स के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें डिप्लॉइड सेल्स 2n के फॉर्म में दिख रहा है। 2 copies of each chromosomes is considered as a diploid cell, while in this picture only 1 copy of each chromosome is present, which is known as haploid cells. Am I understandable to you? Now एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से आपके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा के हुए, इन चीज को ठीक से रिवाइज कीजिए। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनके ऊपर कौन रहता है, जीन्स प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से मिलकर बने होते हैं। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नंबर बिकम्स डिप्लॉइड अगेन। जो गैमीट्स होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं, दैट मीन्स ओनली वन टाइम, दैट मीन्स उनके पास केवल एक ही तरीके का क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन जब उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जस्ट डबल हो जाते हैं, राइट, एंड डबल हो जाते हैं दैट मीन्स डिप्लॉइड बन जाते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में था मेंडल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। मेंडल कौन थे भाई, हु वॉज द मेंडल, इट वॉज गिवन। मेंडल वॉज द साइंटिस्ट, राइट, ही वॉज द साइंटिस्ट फॉर हूम, फॉर व्हाट, वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारी हेरिडिटी वाले चैप्टर के मतलब एक तरीके से फादर ऑफ जेनेटिक्स थे वो, राइट। इन्हीं साइंटिस्ट ने सारी डिस्कवरी करी थी, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन, ग्रेगोर मेंडल। व्हाई डिड मेंडल यूज द पी सीड। अब पी सीड मतलब जो मटर के पौधे को उन्होंने उपयोग किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इन डिटेल, जिसको हमने शॉर्ट में रिवाइज किया है। उन्होंने मटर के दाने का उपयोग किया था ताकि ये जेनेटिक्स वाली, हेरिडिटी वाली सारी प्रोसेस को समझ सकें, और फिर हम ह्यूमंस के अंदर भी उन्होंने उसी चीज़ को उस तरीके से कोरिलेट करके ह्यूमन की जेनेटिक्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था। बट सबसे पहले ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने की जगह उन्होंने मटर के दानों पे या पी प्लांट्स पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ऐसा करने का रीज़न क्या था, क्योंकि जो मटर के पौधे हैं वो फटाफट उग जाते हैं, ईजी टू ग्रो है, दे आर शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब वो जल्दी उगते, जल्दी मतलब उनकी जो टोटल लाइफ साइकिल है वो वेरी शॉर्ट होती है। इट क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो, दैट इज वाई दे चूज द pea plants. All right, now contrasting trait studies, example tall and dwarf, tall plants and dwarf plants, round seeds and wrinkled seeds, yellow seed or green seeds. He studied one trait at one time and sometimes two traits together. That is what he has done. मतलब लंबा छोटा, गोल और रिंकल्ड वाला सीड, येलो कलर का सीड या ग्रीन कलर का सीड, इन सारी चीज़ों को स्टडी करके उन्होंने ऑल टुगेदर किया था, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसको आप बोलते हो वन ट्रेट काइंड ऑफ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इट इज स्टडी टू इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन ट्रेट, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट मोनो। ऑलराइट, अब उसमें क्या एग्जांपल दिया गया था, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स को लिया गया था। टॉल प्लांट्स एंड छोटे लंबे वाले पौधे और छोटे वाले पौधे। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन क्रिएट हुई थी उसके अंदर सभी तरीके के टॉल आए थे। ये देखिए, ये पिक्चर आपको याद आ जाएगी, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करने के लिए बताया है। टॉल एंड ड्वार्फ, बोथ ऑफ देम आर हाइब्रिडाइजिंग। ये क्रॉस साइन शो करता है हाइब्रिडाइजेशन इज हैपनिंग, राइट। हाइब्रिडाइजेशन इज हैपनिंग व्हेन टॉल में से जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी। इन दोनों के थ्रू जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है वो है कैपिटल टी, एंड स्मॉल टी का फॉर्मेशन हुआ है स्मॉल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज हेटेरोजाइगस टॉल ट्रीज बनाता है, जिसको आपने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस इज अल्टीमेटली टॉल एंड ड्वार्फ की फर्स्ट जनरेशन आपको कैसी वाली मिली थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू फर्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिली थी, जिसमें जो पौधे मिले थे वो टी, कैपिटल टी की प्रेजेंस की वजह से, दैट मीन्स डोमिनेंट कौन था यहाँ पर, कैपिटल टी था, दैट मीन्स कौन था, टॉल था। दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधे मिले थे वो सारे के सारे टॉल थे, राइट। ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको आप बोलते हो वन ट्रेट। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा फिर से। इसके बाद हमने सेकंड जनरेशन, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ाया तो जो सेकंड जनरेशन पता करी, हाउ F2 जनरेशन इज फॉर्म। F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के पौधे बन के आए उन्हीं के साथ में वापस से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। उसके बाद में जो सेकंड जनरेशन आई उसमें क्या चीजें देखने को मिली, मतलब पहली जनरेशन में आपको मोनोहाइब्रिड सभी पौधे जितने भी मिले थे वो टॉल मिले थे ना। सेकंड टाइम में अगर सेम प्रोडक्ट्स को फिर से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस
प्रोसेस करवाई जाएगी तो सेकंड जनरेशन जो बनेगी उसमें क्या होगा, उसमें F1 प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, कैपिटल टी, ऑब्जर्वेशन इन F2 दैट मीन्स इन द सेकंड जनरेशन में बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स अपीयर, दोनों तरीके के पौधे नजर आए। टोटल प्लांट्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिए थे 929, जिसमें से टोटल 705 प्लांट्स टॉल निकले थे एंड डॉर्फ प्लांट्स वाज 224, मतलब लंबे पौधों की संख्या ज़्यादा थी, छोटे पौधों की संख्या कम थी, मगर तब भी थी। पहली जनरेशन में छोटे वाले पौधे बिल्कुल भी नजर नहीं आए थे। अंडरस्टूड? यू नीड टू रिमेंबर दिस। इन द फर्स्ट जनरेशन देयर वर ओनली tall plants, and in the second generation there were tall plants more in number, while the short plants, dwarf plants were there, but it was in less number. Now phenotypic ratio was 3:1. Phenotypic ratio, that means 3 plants show tall character while only 1 plant was the dwarf character, which is known as phenotypic generation. And genotypic ratio was 1:1:1. That means there are 3 types of genotypes were present in that situation, right? You can see this Puneet's square of D hybrid cross, which was given in the textbook. Over here you can see capital R, capital Y. Both of them are capital, means दोनों के दोनों dominating है. Capital R, capital Y, both of them are dominating. When such kind of situation occur, that means capital R, capital R, capital Y, R, Y दोनों ही चारों ही dominating है, तो आपको जो seed obtain होगा वो round भी होगा, अच्छा वाला round होगा, yellow color का होगा. While when you will see there are total capital R, small y, capital Y, only one Y is smaller, that means recessive कौन है, केवल one recessive है, rest of the 3 are in the dominating character. That means again you will get the yellow color. In this situation you will draw this entire table. This is extremely important to understand point of view as well as to fill in the form of examination, fill in the blank wala portion. They may give you this table to fill all the number of seeds and which kind of seeds you will occur after the F1 generation and F2 generation. So this is very important. You can see round yellow जहाँ पर भी बना हुआ है, that means वहाँ पे अच्छे वाले seeds बने, that means वहाँ पर सभी के सभी tall वाले जो कैरेक्टर हैं, कैपिटल वाले कैरेक्टर हैं, वो डोमिनेंट हैं. रेसेसिव वाले कैरेक्टर वाले जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं, उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं. वाइल जब आप ये देखोगे राउंड ग्रीन कलर, तब भी आपको वही देखने को मिलेगा. बट व्हेन यू विल सी दिस पिक्चर, एक ऐसा येलो कलर का सीड जिसमें डॉट 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 करके रिंकल्ड येलो, मतलब जो येलो कलर का सीड है वो श्रिंक ही है, अच्छी तरीके से प्योर मैच्योर नज़र नहीं आ रहा है, एज वेल एज वो देखने में भी उतना ज़्यादा प्योर येलो कलर का नहीं है. ऐसे सीन में आप ऑब्जर्व करोगे कि देयर आर 2 स्मॉल r एंड 2 कैपिटल Y, and there are 3 small r y and only 1 capital Y. So in this Puneet squared and D hybrid cross is extremely important. You must have already learnt in the previous revision classes and in your entire school session. आपने इस चीज़ को कई बार एग्जाम में भी दिया होगा. I will again recommend you, request you, इस टेबल को completely 2 से 3 बार ड्रॉ करके देख लीजिए. आपके लिए 100% इसमें से एक नए क्वेश्चन फंसने वाला है, जिसको आप इजीली ओवरकम कर सकते हो. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब डी हाइब्रिड क्रॉस या 2 ट्रेट क्रॉस क्या होता है? 2 ट्रेट्स मतलब डाई हाइब्रिड मतलब क्या हुआ? 2 बार हाइब्रिड. दैट मीन्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स टुगेदर. 2 traits together, that means tall and yellow, dwarf and green. When these 2 things are crossing or hybridizing between each other, so the जो रिजल्ट बनेगा F2 जनरेशन का वो आएगा 9:3:3:1. ये रेशो याद कर लो, ये आपको रट्टा मार के रखना है. आप कैलकुलेट करोगे तब भी 9:3:3:1 में देखने को मिलेगा. अगर आपको याद भी रखना है, देन ऑल्सो इट इज ईजी टू रिमेंबर. सो व्हेन 2 क्वालिटीज, दैट मीन्स टॉल एंड शॉर्ट एंड येलो एंड ग्रीन, यहाँ पर आप 2 क्वालिटीज देख रहे हो, लंबाई में और कलर में. जब इस तरीके की क्वालिटीज को हाइब्रिड करोगे तो आप इसको बोलोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस. अंडरस्टैंडेबल. इसके थ्रू आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आता है. इस चीज़ को हम फिर से रिवाइज करेंगे कि आखिर ये होता क्या है. मगर इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिलते हैं कि जितने भी डोमिनेंट ट्रेड्स हैं जो कि F1 जनरेशन में अपीयर हुए थे, वो दे विल बी देयर ओनली. डोमिनेंट ट्रेड्स अपीयर इन द F1 जनरेशन. ट्रेड्स सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन एंड डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. ऑलराइट, गॉट इट?
अब हमने अभी भी सीखे कि लॉज क्या है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द नंबर वन लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, ये अलग से टेक्स्ट बुक में दिए नहीं हुए हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में कहीं कहीं बीच बीच में 3 तरीके के लॉज दिए गए हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। मैंने इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे एक पेज पे एक स्लाइड पर किया है ताकि आप इन सारे लॉज को साथ साथ में रिवाइज भी करते जाएं। एंड इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज ये 1 मार्क 2 मार्क में कोई सा भी लॉ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला लॉ है जो कि इन बिटवीन इन बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट फॉर वन ट्रेट, ओनली वन ट्रेट अपीयर्स इन F1 जनरेशन। अगर दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हैं तो F1 जनरेशन, दैट मीन फर्स्ट जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा वाला होता है? हमेशा डोमिनेंट वाला, जो कि बड़ा है, जो कि प्रभावशाली है। डोमिनेंट वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे हमने वो पहले वाली स्लाइड में कैपिटल टी के थ्रू समझा था, राइट। कैपिटल टी वॉज टॉल, सो दैट फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स ऑकर होंगे वो हमेशा टॉल वाले प्रेजेंट होंगे, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो हमेशा रिप्रेजेंटेबल रहेगा, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? अलग अलग। द टू एलील्स ऑफ अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट्स फॉर्मेशन। Two alleles of a trait separate during the gamete formation. Each gamete receive only one allele. Example, if plant is capital T and small t, gamete forms will be capital T and small t. During fertilization they will again combine with each other. That means segregated हो गए हैं, वापस से आकर मिल जाएंगे. The two alleles of a trait separate during the gamete formation, but after the fertilization they will combine again. This is the law of segregation. The third law says law of independent assortment. This is also not mentioned in the heading. Headings वगैरह कहीं दी नहीं हुई टेक्स्ट बुक में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये तीनों लॉस को आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में फिर से रिवाइज करने के फॉर्म में लिख कर देख लीजिए, आपको डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? व्हेन टू ट्रेड्स आर स्टडीड टुगेदर, दो अलग अलग ट्रेड्स को साथ में स्टडी किया जाए, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर। किसी एक ट्रेड का इनहेरिटेंस की वजह से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि सीड का शेप अगर राउंड है या रिंकल्ड है, सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, दीज ट्रेड्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द डिहाइब्रिड क्रॉस। दैट इज व्हाई वी हैव ऑब्टेन्ड द रेशो ऑफ 9:3:3:1। अदरवाइज अपने को रेशो कुछ और मिलता। दैट मीन्स राउंड कलर के और येलो कलर के अगर सीड्स हैं तो आपको उसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। रिंकल्ड सीड्स हैं, ग्रीन कलर के सीड्स हैं, तो रिजल्ट उसी तरीके से मिलेगा। हर स्पेसिफिक चीज की वजह से, हर स्पेसिफिक ट्रेड की वजह से दूसरी चीज पर इंडिपेंडेंटली फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ऑल दीज थ्री लॉज आर इंपॉर्टेंट। आई एम मूविंग अहेड। अब हाउ द ट्रेड्स आर एक्सप्रेस, हम इनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? व्हेन ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। आपको पता है ईच जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड एलील्स, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। एक मतलब हर जीन के अंदर क्या बोलते हैं, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स आते हैं। दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को आप कह सकते हो, एक फॉर्म मम्मी की तरफ से आया है और एक फॉर्म पापा की तरफ से आया है, जिसके थ्रू आप बाद में जीनोटाइप और फिनोटाइप भी पता सकते हो। अब जीनोटाइप क्या होता है? एक तरीके का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, या आप इसको डे टू डे भाषा में जेनेटिक मेकअप भी बोल सकते हो। जैसे कि आप कभी कैपिटल टी यूज करते हो या स्मॉल टी यूज करते हो, तो इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कैपिटल टी मतलब कौन बड़ा, कौन डोमिनेटिंग, कौन जो कैपिटल है। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर इज ऑलवेज इन द कैपिटल लेटर। रेसेसिव कैरेक्टर जो कि जिसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, आप उसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हो। तो ओवर हियर आई हैव मेंशन दिस कैपिटल टी, दैट मीन्स डोमिनेटिंग वाला, इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसके थ्रू जब भी रिप्रोडक्शन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, तब इसके प्रभाव की वजह से ऑफस्प्रिंग इसके जैसे बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी में भी कैपिटल टी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। स्मॉल टी दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर के हैं, सो कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली ऑल दोज दिन। सो कैपिटल टी से हमेशा कौन मिलेगा? टॉल ट्रीज मिलेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी में भी कौन प्रभावी हुआ? कैपिटल टी प्रभावी हुआ, इसलिए ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे? टॉल आएंगे। बट जब आप स्मॉल टी की बात करोगे, बोथ ऑफ देम आर रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर मतलब इनका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए जो इनके ऑफस्प्रिंग आएंगे वो डॉर्फ आएंगे, छोटे आएंगे, राइट। दीज लेटर कॉम्बिनेशन आर नोन एज जीनोटाइप। तो जीनोटाइप बेसिकली क्या है? इनके थ्रू आप जीन्स बता देते हो कि किसके अंदर किस तरीके का कैरेक्टर देखने को मिलता है। सो जीनोटाइप इज ए काइंड ऑफ
मेक अप टू द जीन्स. ऑलराइट, नाउ phenotype मतलब क्या होता है? द विजिबिलिटी, विजिबल और फिजिकल अपीयरेंस. व्हाट कैन बी एक्चुअली सीन? कैपिटल T, दैट मीन्स ऑल टॉल प्लांट्स. कैपिटल T, स्मॉल t, दैट मीन्स टॉल प्लांट्स. small t, that means all dwarf plants. Here tall or dwarf is the phenotype. Difference means डिफरेंट जीनोटाइप. कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग जीनोटाइप है, मगर इनका सेम फिनोटाइप हो सकता है. तो फिनोटाइप मतलब एक तरीके से आप फिजिकली देखकर आप जिस चीज़ों को पहचान सकते हो उसको आप बोलते हो फिनोटाइप. जेनेटिकली जिन चीज़ों को देखकर आप आंखों से नहीं बता सकते, मगर जब आप उनकी क्वालिटी इम्प्रोवाइज करोगे, आप उनके बारे में अंदर जाकर जीन्स को स्टडी करोगे, तो उस चीज़ को आप बोलते हो जीनोटाइप. जीनोटाइप दैट मीन्स जेनेटिकली स्टडीड, फिनोटाइप दैट मीन्स फिजिकली स्टडीड. अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये क्या मतलब होता है? होमो मतलब होता है बेटा सेम सेम. व्हेन बोथ द एलील्स आर द सेम, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजाइगस. यहाँ पर कैपिटल टी इज टॉल, स्मॉल टी इज ड्वार्फ. यहाँ पर देखो दोनों ही सेम सेम है. सेम सेम है मतलब कैपिटल टी कैपिटल है, दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट बनाएगा. एंड स्मॉल टी है, दैट मीन्स होमोजाइगस रेसेसिव बनाएगा. डोमिनेंट मतलब प्रभावी वाला, रेसेसिव मतलब रिसीव करने वाला. राइट. अब यहाँ पर दोनों को होमो वर्ड क्यों किया दिया गया? क्योंकि दोनों ही देखने में दोनों ही कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील्स आर सेम एट दिस सिचुएशन. हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा? हेट्रो मतलब कि डिफरेंट. व्हेन बोथ एलील्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी विच इज नोन एज टॉल, विच इज टॉल. वाई दे आर टॉल? बिकॉज यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिंग है, स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है. बट यहाँ पर कैपिटल टी की प्रेजेंस की वजह से जितने भी आपको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? टॉल मिलेंगे. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स विल बी नोन एज हेट्रोजाइगस. राइट. एग्जाम्पल, सीड्स शेप पी प्लांट्स में कैपिटल आर जितने भी सीड्स थे वो राउंड और डोमिनेटिंग थे, स्मॉल आर वो रिंकल्ड एंड रिसेसिव थे. जब कैपिटल आर मिलेंगे आएंगे तब आपको जितने भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलेंगे वो सब राउंड शेप के होंगे. फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस. एंड कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, अगेन फिजिकल अपीयरेंस. स्मॉल आर मतलब कि रिंकल्ड अपीयरेंस. आपको फिजिकली जब ये अपीयरेंस देखने को मिलती है तो आप उसको बोलते हो फिनोटाइप. और ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली बता सकते हो कि जब इन दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको किस तरीके के सीड्स ऑकर होंगे. ऑलराइट. नाउ इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है? डोमिनेटिंग ट्रेट्स अपीयर ओनली one dominant allele is present. All right. अगर वन डोमिनेटिंग कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, तब भी हमेशा जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाला गुण है वही विजिबल होता है. रेसेसिव कैरेक्टर वाला जो ट्रेट है वो दोनों में अगर होगा तो ही अपीयर होगा, अदरवाइज वो शांत बैठा रहेगा, छुपा हुआ बैठा रहेगा. राइट. नाउ इसके बाद लास्ट थिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? मतलब कैसे पता चलता है कि कौन मेल आएगा कौन फीमेल आएगा, कौन पता चलता है? क्रोमोसोमल बेस ऑफ द ह्यूमन. जैसे हमारे अंदर हो तो तुम्हारे अंदर सबके अंदर क्रोमोसोम्स हैं. क्रोमोसोम्स मतलब कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के थ्रू बने होते हैं. राइट. न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, धागे के जैसे संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर धागे के जैसा होता है. इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल के अंदर दो तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको आप बोलते हो कैपिटल एक्स या फिर आप उनको बोल सकते हो एक्स. वाइल मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है एक्स एंड वाई. XX इज फॉर फीमेल एंड XY इज फॉर मेल. ये याद रखो, ये 100% आता है. आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर्स आर द ऑटोसोम्स एंड ओनली 1 पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम्स. दैट मीन्स मेल और फीमेल में केवल एक क्रोमोसोम का अंतर होता है. अगर एक क्रोमोसोम XX है तो वो कहलाएगा फीमेल, अगर XY है तो वो कहलाएगा मेल. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट कैसे होता है? जब रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में भी तो फीमेल जो कि आपकी मदर होती है उसके अंदर कौन होता है? क्योंकि वो फीमेल है तो XX होते हैं, XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ऑल एक्स कैरी ओनली एक्स क्रोमोसोम्स. वाइल जो मेल होता है, जो फादर होते हैं, जो पापा होते हैं, उनके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं. सो एक्स और वाई क्रोमोसोम होने की वजह से दे कैन प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पर्म, एक्स स्पर्म एंड वाई स्पर्म. अंडरस्टूड? एक्स स्पर्म एंड वाई स्पर्म. क्योंकि मदर के पास केवल एक्स है तो केवल वो एक्स तरीके के एक्स प्रोड्यूस कर सकती है. वाइल फादर हैज एक्स एंड वाई सो इट कैन प्रोड्यूस एक्स स्पर्म ऑल्सो एंड वाई स्पर्म ऑल्सो. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस जब फर्टिलाइजेशन होता है
कैसे पता चलता है कि गर्ल पैदा होगी या बॉय पैदा होगा? अगर स्पर्म में से एक्स आया है और एग का एक्स ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, एक्स एंड एक्स दोनों आपस में मिल गए हैं, तब आपको जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है दैट इज नोन एज गर्ल चाइल्ड, वेयर द क्रोमोसोम्स आर एक्स एक्स। वाइल जब स्पर्म अगर मेल के थ्रू वाई वाला आता है एंड फीमेल which has only x in their egg, so in that category x and y chromosome will occur in the that will known as a boy child. अंडरस्टूड? सो गर्ल एंड बॉय कैसे निर्धारित होते हैं? मेल के अंदर अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तब बॉय पैदा होता है, अगर मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तब गर्ल पैदा होती है। दैट मीन्स लड़के का या लड़की का पैदा होना डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर। इफ स्पर्म्स कैरीज एक्स दैट मीन्स गर्ल्स एक्स एक्स, इफ स्पर्म्स कैरीज बॉय दैट इज एक्स वाई। Very important exam point. Mother always gives X chromosomes only. Father gives X or Y. So sex of the child depend on father's sperm, not the mother's sperm. And probability of boy and or girl is always 50-50%. 50% चांस ऐसा होता है कि फादर के अंदर से X स्पर्म निकले एंड Y स्पर्म निकले। सो 50% लड़कियां पैदा होती, 50% बॉयज पैदा होते हैं। तो किसी भी तरीके से मदर और फादर दे कैन नॉट प्रिडिक्ट के आफ्टर fertilization boy will be come as an offspring or girl will come as an offspring, and this is done. Okay, so we are done revising this chapter. हमने इस चैप्टर को फटाफट रिवाइज कर लिया है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने इसके पहले वाले चैप्टर में कवर अप करी हुई थी, तो इसलिए आपको इसको चैप्टर को लर्न करने में और आसानी होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।